नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं यो मनी, हमारा बेहद ही खास शो जो हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और बेहतर तरीके से प्लान कर सके। ये शो आपको यही बताता है कि अगर अब तक आपने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की है तो आज से अभी से कीजिए। कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, तरीका क्या होना चाहिए, किस इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको पैसा लगाना है, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस से क्या रेलेवेंस है, इन तमाम पहलुओं को हम छूते हैं इस शो के जरिए। तो योर मनी आपका शो जो आपकी करता है मदद आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। बच्चों की शादी हो या फिर हो रिटायरमेंट के गोल्स, सभी आपको पूरा करने में हमारा शो मदद करता है। आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे शुरू करें या फिर ऑलरेडी शुरुआत कर दी है लेकिन समझना चाहते हैं कि क्या सुधार की जरूरत है, तो आप हमें अपने सवाल ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ अपनी क्वेरीज आप भेज सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, ट्विटर पर भी अपने क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं। आप #AskAwaz लिखकर अपने सवाल लिखकर भेजिए। ये शो लाइव भी जा रहा है फेसबुक, ट्विटर पर, वहां पे अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट कर सकते हैं। आज हमारे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा मौजूद हैं। कॉलर्स भी काफी सारे हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे जो अपने सवाल पूछेंगे और अपने अपने पोर्टफोलियो लेकर कई व्यूअर्स मौजूद भी हैं। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे और जो पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं वो सुकृति हैं दिल्ली से। सुकृति नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो दीपाली मैम, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, आपकी आवाज आ रही है। सुकृति, सवाल पूछिए अपना। मैंने अभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि मुझे कितने, मतलब नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स कितने होने चाहिए, एंड सेकंड कि अगर लमसम जैसे बोनस आता है, लमसम अमाउंट हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? अच्छा, तो सुकृति ये बताइए आपकी उम्र कितनी है और आपने फिलहाल कोई म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए हैं क्या या स्टार्ट करना चाहती हैं? मैम आई एम 27 ईयर्स एंड मैंने अभी बस 3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। एक स्मॉल कैप, एक मिड लार्ज कैप और एक सेकेंड। तो मैंने ब्लू चिप है शायद आपके पास एक। हाँ जी, एक इंडेक्स फंड है। ठीक है, अच्छा ठीक है। और ये कब से आप इन्वेस्टमेंट शुरू किए हैं आपने? ये मैंने इसी जनवरी से स्टार्ट किया है। जनवरी से शुरू किए हैं। चलिए, तो हर्षवर्धन जी, सबसे पहली बात तो सिर्फ 27 साल की उम्र है इनकी और इन्होंने अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दी है, ये कमेंडेबल है। बाकी व्यूअर्स को भी सीखना चाहिए सुकृति से ये। अब सवाल इनका ये है कि 3 फंड्स ऑलरेडी इन्होंने ले लिए हैं जो कि 3 महीने पहले स्टार्ट किए हैं, 5-5 हजार रुपए डाल रहे हैं। सवाल इनका क्लियर है, लमसम पैसा आए तो कहाँ डालें, किस फंड में डालें, और अभी जो इनकी SIP चल रही हैं ये कैसी हैं? तो ये दीपाली, आपने सही कहा कि 27 साल की उम्र में अगर ये लॉन्ग टर्म सोच रही है, अपनी रिटायरमेंट के हिसाब से सोच रही है, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि जो ये अच्छा कॉर्पस आगे जाते हुए इकट्ठा कर ले। तो 30 साल करीबन इनके पास है हाथ में, जहाँ पे ये अच्छा कॉर्पस आगे जाते हुए इकट्ठा कर सकती हैं। और जहाँ तक सुकृति आपका सवाल था कि कितने फंड होने चाहिए, और आपके पोर्टफोलियो को अगर हम देखें और सेक्टर फंड ऐड करने क्या, तो उन सब चीजों पे हम बात करेंगे। नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो 5 या 6 स्कीम अगर आप अपनी पोर्टफोलियो में रखते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन का जो पर्पस होता है वो पूरा हो जाता है। आपको जो एडिक्वेट एलोकेशन चाहिए अलग अलग मार्केट सेगमेंट में, वो सब आपको मिल जाएगा। सो मेरे हिसाब से 5 या 6 स्कीम्स आगे जाते हुए, अभी तो आपकी 4 स्कीम्स हैं, लेकिन आगे जाते हुए भी अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो 5 या 6 स्कीम के अंदर ही सीमित रखिएगा। आपके पोर्टफोलियो पे अगर नजर डालें तो आपने 4 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें 2 आपके पास स्मॉल कैप है और मिड कैप कोई भी नहीं है। तो मेरा सुझाव ये होगा कि आप एक स्मॉल कैप रखें और एक स्मॉल कैप को बंद करके उसे एक मिड कैप में ट्रांसफर कर लें, ताकि आपके पास एक अच्छा एलोकेशन विद लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे हो जाएंगे आपके पास। तो कोटक एंड SBI दोनों का आपके पास मिड कैप, स्मॉल कैप फंड है, तो कोई भी एक रखें। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप SBI स्मॉल कैप को रिटेन करें और कोटक स्मॉल कैप जिसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आप कोटक की एक मिड कैप स्कीम में स्विच कर लें पूरा का पूरा। तो पोर्टफोलियो आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको सिर्फ स्विच करके एक नई स्कीम में पूरे पैसे ट्रांसफर कर लेने हैं और आगे की SIP भी उसी में जाएगी। तो कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं कोटक स्मॉल कैप की जगह पे। तो आपके पास लार्ज, मिड, स्मॉल सब कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे। आपने पूछा था सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सेक्टर फंड में आप तभी इन्वेस्ट करते हैं जब आप खुद उस सेक्टर को मॉनिटर और ट्रैक कर पाएंगे।
सो अगर आप ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकते, मान लीजिए आईटी सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर हो गया, एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया, कोई भी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये काबिलियत आप में खुद में होनी चाहिए कि आप उसको ट्रैक करें उस सेक्टर को, और कब उस सेक्टर से निकल जाना है ये भी टाइम करें। अगर नहीं कर सकते ये सब तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड अच्छा है, जिसमें सारे सेक्टर ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर अपने हिसाब से ले लेते हैं। आपका लास्ट सवाल जो था कि लमसम अगर आपको कुछ ऐसे इंसेंटिव्स बोनसेस अभी आते हैं तो उसका क्या करना चाहिए। वेल, जब लमसम्स आते हैं और आपका एक गोल आपने बना रखा है, आपका रिटायरमेंट का एक गोल बना रखा है, एक लमसम आपके पास आने वाला है, टेक्निकली 3 चीजें कर सकते हैं आप, और ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क प्रोफाइल पे। तो आपकी जहां पे आपको रिस्क एपेटाइट आपको समझ में आती है, आपको मार्केट फंक्शनिंग समझ में आता है, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, उस बेसिस पे इन 3 में से ऑप्शन चूज किया जाता है। पहला ऑप्शन ये होता है कि कोई भी एक्स अमाउंट आपके हाथ में आया है, वो पैसों को आप इक्वली डिवाइड करके आपकी जो 4 स्कीम्स हैं उन्हीं में आप लगा दें। सो मान लीजिए ₹1,00,000 आपको लमसम आता है, तो 25,000 इंटू दी 4 स्कीम्स जो आपके पास है, आप उसमें लमसम के रूप में ही इन्वेस्ट कर दें। तो उसमें ऑब्वियसली हाई रिस्क होता है, क्योंकि आप लमसम इक्विटी में जमा कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म होराइजन है, रिस्क एपेटाइट है तो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड टाइप की कैटेगरी का एक प्रोडक्ट लें, जिसमें इक्विटी और डेट का जो वैल्यूएशन होता है वो मार्केट के एलोकेशन जो होता है वो मार्केट की वैल्यूएशन के बेसिस पे होता है। अगर मार्केट एक्सपेंसिव है तो इक्विटी कम होगा, मार्केट लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो इक्विटी का एलोकेशन ज्यादा होगा। तो इसमें आप लमसम लगाते हैं तो आपको ये डर नहीं होता कि मार्केट में आप ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। तीसरा ऑप्शन जो कई लोग करते हैं वो ये है कि जो लमसम को एक लिक्विड फंड में जमा कर देते हैं और वहां से एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए वो धीरे धीरे इक्विटी में आते हैं ओवर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जैसे उन्हें सुविधा होती है। तो आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप मार्केट को किस तरह से समझते हैं, आपको ये अगर यकीन है कि मार्केट ऊपर नीचे करेगा और लमसम में कोई दिक्कत नहीं है आपको इन्वेस्ट करने में, तो आप बेशक लमसम करेंगे। तो ये मैं सुझाव दूंगा कि आप अपने आप का बिहेवियर समझें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिल के इस चीज के बारे में समझें कि आपको क्या सूट हो रहा है और उस बेसिस पे आप सिलेक्ट करें तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, तो सलाह आपको दी है हर्षवर्धन जी ने, और क्या बदलाव की जरूरत है, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के साथ, कितने फंड्स आइडियली होने चाहिए, तमाम पहलू टच किए हैं और उम्मीद करते हैं आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला होगा। अब अगले कॉलर से बात करेंगे, वीरेश हमारे साथ फोन लाइन पर। वीरेश, गुड इवनिंग, बताइए आपका क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैम। मैं अभी गुड इवनिंग। 30 इयर्स का मेरा एज है। मैंने 23 के एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था रिलायंस रिटायरमेंट फंड से, ठीक है। तो अभी मैं आपको मेरा 1 बाय 1 इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बोलता हूँ, फिर उसमें कुछ चेंजेस करने जरूरी है या फिर वो आप मुझे बता देना। पहला है मेरा कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, जहाँ पे मैं पिछले 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ 3000 रुपीज पर मंथ। उसके बाद में है निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड, वहाँ पे मैं लास्ट 1.5 ईयर से इन्वेस्ट कर रहा हूँ 3000 रुपीज पर मंथ। उसके बाद है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, वहाँ पे मैं पिछले 2 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ 6000 रुपीज। अभी पहले 3000 पर मंथ था, अभी मैंने 6000 पर मंथ कर दिया है। बाद में है निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड, वो मैं 2014 से मैं 3000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपके फंड्स हैं हमारे पास, आप अपने गोल्स बताइए फटाफट से। मुझे 7 करोड़ रुपीस मेरा टोटल चाहिए एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो आपने सुना मिस्टर रुंगटा, इनका सवाल 4 फंड्स हैं इनके पास, काफी समय से कर रहे हैं क्योंकि उम्र 30 साल की है, 23 साल की उम्र से शुरू कर दिया है। गोल्स थोड़े से बड़े हैं रिटायरमेंट और घर खरीदने के, तो कितना इनको इन्वेस्टमेंट रेज करना पड़ेगा और एग्जिस्टिंग फंड्स में क्या चेंजेस की जरूरत है, बताइए। सो वेल दीपाली, एक चीज अच्छी है इनके पोर्टफोलियो में या इनका बिहेवियर में बात करूंगा कि काफी लंबी अवधि से इन्होंने एक डिसिप्लिन मैनर में अपनी एसआईपी कंटिन्यू की है। अमूमन हम ये देखते हैं कि जब कोई इन्वेस्टर मार्केट में आता है वो लॉन्ग टर्म का इंटेंट लेके आते तो हैं, लेकिन फिर बाद में 1, 2 या 3 साल के अंदर कहीं ना कहीं एसआईपी बंद होने लग जाती हैं और फिर मार्केट जब ऊपर नीचे करता है तो वापस ऊपर चढ़ने लगता है तो वापस आते हैं। तो ये बिहेवियर हमने बहुत कॉमन देखा है। तो इनके हिसाब से ये एक अच्छी बात है वीरेश जी कि आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग एसआईपीज हैं और इसकी वजह से एक डिसिप्लिन बना हुआ है। आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आपने अपनी सारी क्वेरी दी है, उसमें 2 ऑब्जर्वेशंस मेरे हैं।
पहला कि जो टारगेट आपने बनाया है कि आपको 7 करोड़ रुपए चाहिए 20 साल में और 1 करोड़ रुपए चाहिए 10 साल में, तो ये टारगेट बहुत एग्रेसिव है। लेकिन कोई हर्ज नहीं है, जैसे आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, पहले आपने कम एसआईपी अमाउंट से शुरू किया था और जैसे जैसे बढ़ाते गए हैं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आगे जाते हुए भी आप अपनी इनकम के साथ में से बढ़ाते रहेंगे। तो स्कोप बहुत है करने का, टारगेट एग्रेसिव है, लेकिन आगे जाते हुए आप एसआईपी बढ़ाते रहिए तो आई एम श्योर आप बहुत क्लोज आ जाएंगे अपनी टारगेट से। दूसरा मैंने एक चीज और ऑब्जर्व किया है कि सारे गोल्स आपके हैं वो 10 साल मिनिमम है और दूसरा जो है वो 20 साल के लिए आगे का है। तो क्यों ना हम ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाएं जो आपकी जो टारगेट है उतना एग्रेसिव टारगेट है उसके साथ में मैच करता हो। तो 100% एक अगर इक्विटी पोर्टफोलियो आप बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको उसका ग्रोथ आपको मिलेगा, प्लस आपका जो अग्रेसिव टारगेट है उसके पास में आने के लिए आपकी मदद करेगा। तो इसी के लिए थोड़े चेंजेस हम आपके पोर्टफोलियो में करेंगे। आपके पास कोटक फ्लेक्सी कैप और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये दोनों आप रिटेन करिए, जो भी आप अभी कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करते रहिए। तो वो दो स्कीम्स एक फिक्स हो गई। आपका निप्पॉन रिटायरमेंट फंड जो है और निप्पॉन का गोल्ड सेविंग्स फंड, ये आपको बंद करना होगा और इसका जो 6,000 रुपये आप महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके जगह पे मैं आपको एक इक्विटी फंड देता हूं जो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए आपको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा। ये 3-3 हजार करके आप इन दो फंड में निवेश करिएगा। कैनरा रिबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड में 3,000 और एसबीआई फोकस फंड में 3,000। तो आपकी चारों जो स्कीम्स हैं वो 100% इक्विटी फंड हो जाएंगे और क्योंकि आपका नजरिया 10 साल मिनिमम है और टारगेट एग्रेसिव है, ये आपको उसमें मदद करेगा। आगे जाते हुए जब आप एसआईपी बढ़ाने वाले हैं तो इन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट करिएगा या मैक्सिमम एक और जोड़िएगा। तो मेरे हिसाब से आपका ये आपकी ये रणनीति होनी चाहिए आगे जाते हुए। ओके, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है। एसआईपी तो आपको डेफिनेटली बढ़ानी पड़ेंगी अपने दोनों गोल्स के लिए, क्योंकि गोल्स आपके दोनों बड़े हैं। बदलाव की भी जरूरत है और उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को आप आगे लेकर जाइए। अशोक कुमार सिंह हमारे साथ पटना से अब मौजूद हैं। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। अशोक जी, क्या आपको ऑडियो मिल रही है? चलिए, लग रहा है इन तक ऑडियो जा नहीं रहा है। जो डिटेल्स इन्होंने भेजी है वो मैं बता देती हूँ आपको। मिस्टर रुंगटा, उम्र इनकी 60 साल है और इनकम इनकी है 1 लाख पर एनम। 10 साल में इनको 50 लाख का इनका टारगेट है। और आदित्य बिरला सन लाइफ का जनरेशन नेक्स्ट फंड में इन्होंने 10,000 की एसआईपी भी कर रखी है। 6 लाख रुपया इसी फंड में इन्होंने लमसम भी डाला हुआ और एसबीआई फोकस इक्विटी में 2.5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट है। तो इनके इन्वेस्टमेंट्स इनकी एज के हिसाब से सूट करती हैं या फिर नहीं, और इनके गोल्स पर आपका व्यू क्या है? तो देखिए दीपाली, एज का हम जो फैक्टर ले रहे हैं वो है ये 60 साल। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि इनकी इनकम से भी हम अगर मैच करेंगे तो कह रहे हैं कि इन्हें लाख रुपया सालाना आता है। तो इनका बहुत क्लियर है कि इनकी ये रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट है और कोई लक्ष्य है जो 10 साल बाद है इनका। तो 10 साल बाद इन्हें 50 लाख रुपए चाहिए। तो नेचुरल सी बात है कि अगर 50 लाख का गोल बना रखा है तो इन्हें इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसे ही अलाइन करने होंगे। अगर 60 प्लस है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट 10 साल के बाद है। अगर हम इनके पोर्टफोलियो पे आते हैं, आदित्य बिरला का जेन नेक्स्ट फंड जो इनके पास है ये एक मैटिक फंड है। बेसिकली ये फंड क्या कैप्चर करने की कोशिश करता है कि जो डिस्पोजेबल इनकम आज की तारीख में इंडियंस के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है, दिस विल लीड टू कंजम्पशन। तो कहीं ना कहीं ये जो इनकम है वो कंजम्पशन में स्पेंड होगी। तो जब ये स्पेंड होगा तो किन कंपनियों का इसका फायदा हो सकता है? तो उसमें बैंकिंग आ गया, उसमें कंज्यूमर्स आ गए, बहुत सारी, ये सब बहुत ब्रॉड, ये 2 थीमेटिक फंड है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है इसका वो काफी ब्रॉड है। एक फ्लेक्सी कैप टाइप ऑफ अप्रोच है इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो फंड मैनेजर है उसके पास काफी स्कोप है अच्छी अच्छी कंपनी का पोर्टफोलियो बनाने के लिए। और क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप अप्रोच है तो फ्लेक्सी कैप में आप कोई मार्केट सेगमेंटेशन के इन्वेस्टमेंट्स उठा सकते हैं। नाउ मैं कहूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है, स्कीम अच्छी है, इसमें वो इन्वेस्टेड रह सकते हैं। दूसरी जो स्कीम इनके पास है वो है एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, जिसमें करीबन इन्होंने 2.5 लाख रुपया जमा कर रखा है। तो मेरे ख्याल से दोनों स्कीम्स अच्छी हैं, 10 साल तक ये निवेश करके रह सकते हैं। और अगर हम अनुमान लगाते हैं करीबन 12% आसपास अगर रिटर्न इन्हें मिलता है अगले 10 साल में, तो जहां पे ये हर महीने की 10,000 की एसआईपी भी कर रहे हैं, लमसम जो इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, और ये सब मिला के अगर हम देखते हैं और ये अगर 12% से ग्रो करता है अगले 10 साल में, तो इनके लगभग अराउंड 50 लाख का टारगेट जो है पूरा हो जाना चाहिए। सो एसेट क्लास भी ठीक है, स्कीम्स भी ठीक है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो आपके पोर्टफोलियो में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट्स पर्याप्त है, अपना गोल भी आप हासिल कर लेंगे, प्लस कोई चेंजेस की भी जरूरत नहीं है। तो आप फिलहाल कंटिन्यू कीजिए इन्हीं फंड्स के साथ। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल, जल्द वापस आते हैं। आप देखते रहिए योर मनी।